Today will be start a nephron. Nephron are the structural and functional unit of kidney. Nephron mainly process nephron functions are filtration of urine and all materials. तो guys today डिस्कशन करेंगे नेफ्रॉन्स के ऊपर कि नेफ्रॉन क्या है, इसके फंक्शंस डिस्कशन करेंगे, इसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है किडनी का स्मॉलेस्ट यूनिट है जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के नाम से ये जाना जाता है। तो नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ओके, सेकंड पॉइंट नेफ्रॉन में है कि these are about 10 to 12 lakh of thin, long and coiled tubules found in each kidney of human। गाइस को हम समझते हैं कि these are about यानी कि these are about मतलब नेफ्रॉन्स जो हैं 10 से 12 लाख 10 से 12 लाख होते हैं ऑफ थिन मोटे, लंबे एंड कुंडलित नलिकाएं होती हैं जो मानव की प्रत्येक किडनी में उपस्थित होते हैं, या मैं यूं कहूं कि 10 से 12 लाख नेफ्रॉन ईच किडनी में प्रेजेंट होते हैं। आगे इसमें देखते हैं कि these tubules are now as renal tubules और नेफ्रॉन। ये जो ट्यूबुल्स हैं, ये जो नलिकाएं हैं, कौन सी कुंडलित लंबी नलिकाएं जो हैं, ये नलिकाएं रीनल ट्यूबुल्स कहलाती हैं या नेफ्रॉन्स कहलाती हैं। तो गाइस ध्यान रखना कि नेफ्रॉन जो है ना वो किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, स्मॉलेस्ट। सेकंड बात ये है कि जो नेफ्रॉन्स जो हैं एक किडनी में लगभग 10 से 12 लाख होते हैं। नेक्स्ट बात, जो नेफ्रॉन्स हैं एक नेफ्रॉन लगभग 1 करोड़ 30 लाख माइक्रोट्यूब्यूल से डेवलप होता है। नेफ्रॉन में नेक्स्ट हम करेंगे टॉपिक डिस्कशन कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। नेफ्रॉन क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा किसका? यूरिन का। इज डन दीज ट्यूब्यूल्स इन विच आर डिसॉल्व्ड नाइट्रोजियस सब्सटेंस। जो नेफ्रॉन है वो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन यानी कि यूरिन का फॉर्मेशन करेगा, और इस यूरिन के अंदर जो नेफ्रॉन के द्वारा फॉर्मेशन हो रहा है उस यूरिन में क्या मिक्स्ड होंगे? नाइट्रोजिनियस सब्सटेंस उसमें घुले हुए रहते हैं या प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम नेफ्रॉन में डिस्कशन करते हैं कि ईच ट्यूब्यूल्स यानी कि प्रत्येक नलिकाएं प्रत्येक नेफ्रॉन यानी कि ईच ट्यूब्यूल्स कैन बी डिवाइडेड each tubules can be divided in following parts। जो एक नेफ्रॉन है यानी कि each नेफ्रॉन डिवाइड इन फॉलोइंग पार्ट्स यानी कि प्रत्येक नेफ्रॉन निम्न पार्ट में डिवाइड होता है। वो पार्ट कौन कौन से हैं? दोज पार्ट्स। फर्स्ट, मेलपिगियन बॉडीज। नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट है मेलपिगी बॉडीज। गाइस ध्यान रखना कि नेफ्रॉन जो है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं यानी कि नेफ्रॉन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट है मेलपिगियन बॉडीज। मेलपिगियन बॉडीज जो होती हैं वो 2 पार्ट से मिलकर बनी हुई होती हैं, बोमन्स कैप्सूल और सेकंड ग्लोमेरुल्स। ओके, यानी कि ग्लोमेरुल्स और बोमन्स इनपुट मिलकर क्या बनाते हैं? मेलपिगियन बॉडीज बनाते हैं। जो नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट है या स्टार्टिंग पॉइंट जो है नेफ्रॉन का, या स्टार्टिंग पार्ट जो है वो मेलपिगियन बॉडीज हैं, और मेलपिगियन बॉडीज बोमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुल से बनता है। सेकंड, रीनल ट्यूब्यूल्स यानी वक्र नलिकाएं या वक्र नलिकाएं जो हैं 4 पार्ट से डेवलप होती हैं यानी कि 4 पार्ट मिलकर वक्र नलिका बनाते हैं या रीनल ट्यूब्यूल्स को डेवलप करते हैं। फर्स्ट है नेक, सेकंड है प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स जिसे पीसीटी कहते हैं। थर्ड है लूप्स ऑफ हेनले का लूप, थर्ड लूप्स ऑफ हेनले हो गया। फोर्थ है डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब जिसे डीसीटी कहते हैं, यानी कि ये 4 पार्ट मिलकर रीनल ट्यूब्यूल्स को डेवलप करते हैं। और थर्ड पार्ट है नेफ्रॉन का कलेक्टिंग ट्यूबल्स। ये जो पार्ट हैं ये नेफ्रॉन के पार्ट हैं, और नेफ्रॉन के बारे में हम आज डिस्कशन कर रहे हैं। नेफ्रॉन क्या है? किडनी का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है।
और नेफ्रॉन जो है इस किडनी में अबाउट 10 to 12 लाख की क्वांटिटी में होते हैं। नेफ्रॉन को टू पार्ट में डिवाइड किया मैनी पार्ट में डिवाइड किया होता है। पहला पार्ट उसका मेल्पिगियन बॉडीज, सेकंड पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल्स और थर्ड पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट। अब मैंने यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बनाया है नेफ्रॉन का, जिसको हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो गाइस नॉर्मली आप सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि नेफ्रॉन जो है ना फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट करता है इन और बॉडीज। जो ह्यूमन हैं उनमें फिल्टर जहां पर होगा वो ग्लोमेरुल्स होंगे, यानी कि नेफ्रॉन में फिल्टर की प्रोसेस होती है, या कहें कि नेफ्रॉन के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो गाइस इस डायग्राम को आप सही तरीके से देखिए। इस डायग्राम को हम समझेंगे किस तरीके से नेफ्रॉन फंक्शन करते हैं। नेफ्रॉन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट है मेल्पिगियन बॉडीज, सेकंड पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल्स और थर्ड पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट। हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, मेल्पिगियन बॉडीज की। मेल्पिगियन बॉडीज किस से मिलके बना है? बोमन्स कैप्सूल और ग्रेन्यूल से। तो ध्यान रखना, ये जो आपको कटोरे नुमा या यू शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये वाली ये यू शेप स्ट्रक्चर है, ये बोमन्स कैप्सूल कहलाती है। एंड ये जो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ग्लूमर्स कहलाती है, या ग्लोमेरुल्स कहलाती हैं, या ग्लोमेरुल इसे कहते हैं। अब हमें यहाँ ध्यान देना है कि बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुल्स से मिलकर क्या बना है? मेल्पिगियस बॉडीज। अब हम डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। गाइस पहले आपको मैं ये बता दूं कि ये जो नेफ्रॉन है इसको अगर हमें ड्राइंग बनाना है तो कैसे बनाएंगे। एक छोटे से फॉर्मूला के हिसाब से हम इसका ड्राइंग बना सकते हैं। देखिए, अगर हमें नेफ्रॉन का डायग्राम बनाना पड़े तो हम क्या करेंगे? तो नेफ्रॉन का डायग्राम बनाने का फॉर्मूला है U, ठीक है, M, फिर U और फिर N। ये आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला है नेफ्रॉन को डेवलप करने का। सबसे पहले मैंने क्या बनाया? U बनाया, फिर मैंने क्या बनाया? M बनाया, फिर मैंने क्या बनाया? U बनाया, फिर मैंने M बनाया। आपका नेफ्रॉन तैयार है। ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से बना दिया है, UM UM, सिंपल तरीके से। अब हम इसकी स्ट्रक्चर्स के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। ये मेल्पिगियन बॉडीज है जो बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुल से डेवलप होती है। अब सिंपली हम बात करते हैं कि एफरेंट आर्टरी जो मिक्स ब्लड लाती है, यानी कि यूरिया युक्त ब्लड को लेके आती है, किसमें? ग्लोमेरुल के अंदर। गाइस ध्यान रखना, एफरेंट आर्टरी जो है इसे रीनल आर्टरी भी कहते हैं। एफरेंट आर्टरी क्या करेगी? यूरिया से युक्त ब्लड को कहां लेके आएगी? ये यूरिया से युक्त ब्लड को लेके आएगी ग्लोमेरुल के अंदर। किसमें लेके आएगी? ग्लोमेरुल्स के अंदर। और ग्लोमेरुल्स का नॉर्मली मैं आपको एग्जांपल दे दूं, आपने रस्सी देखी होगी, रस्सी को जैसे ही हम बल लगाते हैं ऐसी स्ट्रक्चर होती है अपने ग्लोमेरुल्स की, ठीक है। ग्लोमेरुल्स के अंदर मेनी माइक्रो टाइप के होल्स होते हैं, यानी कि अबाउट 1000 मोर देन, यानी कि एक ग्लोमेरुल के अंदर लगभग 1000 माइक्रो होल्स होते हैं, जिनसे जो मिक्स ब्लड जा रहा है, जिसमें यूरिया भी है, एनी कंटेंट भी उसके अंदर प्रेजेंट हैं, वो एफरेंट आर्टरी से कहां जाते हैं? ग्लोमेरुल के अंदर। और ग्लोमेरुल्स जो है वो एक फिल्ट्रेशन की तरह वर्क करता है, या एक छलनी की तरह कार्य करता है। जैसे हमें टी को छानना हो तो हम छलनी का इस्तेमाल करते हैं, मिल्क को छानना हो तो छलनी का इस्तेमाल करते हैं। सेम ग्लोमेरुल्स जो है एक छलनी है, जिसमें एफरेंट आर्टरी के थ्रू मिक्स ब्लड जैसे ही आता है, यूरिया से कंटेंट ब्लड जैसे ही आता है, तो ब्लड जो है वो उन होल्स में से नहीं छन पाता। इसलिए ब्लड के अंदर जो सब्सटेंस मौजूद है, नाइट्रोजनियस सब्सटेंस जो मौजूद हैं, वो इस बोमन कैप्सूल में आके स्टोर हो जाते हैं उन छिद्रों से निकलकर। गाइस ध्यान रखना, ये जो ग्लोमेरुल्स हैं इसमें माइक्रो होल्स होते हैं। उन होल्स से जैसे ही
यूरिया युक्त ब्लड एंटर करता है या एफरेंट आर्टरी से वो ब्लड जाता है, तो ब्लड के अलावा बाकी सब्सटेंस बोमन संपुट के अंदर, ये बोमन संपुट मैंने दिखाया हुआ है, इसमें आके छन जाते हैं या इकट्ठे हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, और बाकी बचा ब्लड इस ग्लोमेरुल्स में नहीं फिल्टर हो पाता, बिकॉज ब्लड सेल्स जो होती हैं उनका साइज बड़ा होता है एनी कंटेंट की तुलना में। तो गाइस ध्यान रखना कि एफरेंट आर्टरीज जो है या आर्ट्रियोल्स जो है वो यूरिया से कंटेन ब्लड को कहां लेके आता है, ग्लोमेरुल्स में लेके आता है, और ग्लोमेरुल्स जो है ब्लड के अलावा एनी पार्ट या एनी सब्सटेंस को फिल्टर कर देता है और उनको स्टोर कर देता है बोमन कैप्सूल के अंदर, और बाकी जो प्योर ब्लड बचता है उस ब्लड को एंटर कर देता है एफरेंट आर्टरियोल्स के अंदर, यानी कि एफरेंट आर्टरी में उसको भेज देता है। अब आगे हम बात करते हैं कि एफरेंट आर्टरियोल से मिक्सचर ब्लड जो है, इम्प्योर ब्लड जो है, जिसमें यूरिया भी प्रेजेंट है, सोडियम भी प्रेजेंट है, मैग्नीशियम प्रेजेंट है, क्लोरीन भी प्रेजेंट है, सब मतलब एनी सब्सटेंस इस ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। इमेच्योर ये ब्लड है या इम्प्योर ये ब्लड है जो ग्लोमेरुल्स में जैसे ही आता है तो वहां पर ये होल्स में से निकलकर बोमन कैप्सूल में स्टोर हो जाते हैं। अब बोमन कैप्सूल से ये मिक्स ब्लड जो इम्प्योर है ये पीसीटी ट्यूबुल्स में आता है, यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स के अंदर जैसे यहाँ पर ये आता है। गाइस ध्यान रखना कि ग्लोमेरुल्स में ब्लड के फिल्ट्रेशन के बाद में प्योर ब्लड तो एफरेंट आर्टरियोल में चला जाता है और बाकी कंटेंट्स जो बचे हैं वो बोमन कैप्सूल में स्टोर हो जाते हैं, और बोमन कैप्सूल से वो आते हैं पीसीटी ट्यूबुल्स के अंदर। जैसे ये पीसीटी ट्यूबुल्स में आते हैं, अब मैं आपको ये बता दूं कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो फिल्टर्ड हुआ है ग्लोमेरुल से, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होंगे। उसके अंदर ग्लूकोज भी प्रेजेंट होगा, अमीनो एसिड भी प्रेजेंट होंगे, विटामिन भी प्रेजेंट होंगे, कैल्शियम भी प्रेजेंट होगा, पोटेशियम भी प्रेजेंट होगा, सोडियम भी प्रेजेंट होगा, क्लोरीन भी प्रेजेंट होगा, वाटर भी प्रेजेंट होगा, यानी कि मेनी सब्सटेंस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो सॉल्यूशन ग्लोमेरुल से छनकर आता है या फिल्टर होकर आता है। और जैसे ही वो पीसीटी ट्यूबुल्स में पहुंचते हैं, पीसीटी ट्यूबुल्स में पहुंचने पर उनका री ऑब्जर्वेशन होता है। पीसीटी जो ट्यूबुल्स है उसके अंदर ग्लूकोज का, अमीनो एसिड्स का एंड विटामिन सी का, स्पेशली इन थ्रीज का ध्यान रखना, ग्लूकोज, विटामिन सी एंड अमीनो एसिड्स का 100% अब्जॉर्प्शन कहां हो जाता है, पीसीटी ट्यूबुल्स के अंदर। क्वेश्चन यहां पर जनरेट कर दिया जाता है कि पीसीटी में किन सब्सटेंस का 100% ऑब्जर्वेशन होता है। तो गाइस रिमेंबर कि ग्लूकोज का, अमीनो एसिड्स का एंड विटामिन सी का कंप्लीटली 100% ऑब्जर्वेशन कहां होगा या अब्जॉर्प्शन कहां होगा, पीसीटी ट्यूबुल्स के अंदर। इसके अलावा पीसीटी ट्यूबुल्स के अंदर कैल्शियम का, पोटेशियम का, सोडियम का 75% ऑब्जॉर्व हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके सामने बन रहे हैं कि पीसीटी में किन सब्सटेंस का 75% ऑब्जर्वेशन होता है और किन सब्सटेंस का 100% ऑब्जर्वेशन होता है या ऑब्जर्प्शन होता है। तो ध्यान रखना कि 100% में तो ग्लूकोज आएगा, अमीनो एसिड्स आएंगे एंड विटामिन सी 100% ऑब्जर्व हो जाते हैं, जबकि पीसीटी ट्यूबुल्स के अंदर कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम 75% ऑब्जर्व होते हैं, बिकॉज पीसीटी ट्यूबुल्स के अंदर माइक्रोविलीज प्रेजेंट होती हैं और वो माइक्रोविलीज क्या करती हैं कि ऑब्जर्प्शन की सरफेस को इंक्रीज कर देती हैं, जिससे पीसीटी ट्यूबुल्स के अंदर अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस ज्यादा होती है। अब जो शेष बचा है पीसीटी में, अब्जॉर्प्शन के बाद में जो मटेरियल बचा हुआ है या सॉल्यूशन जो बचा हुआ है वो एंटर करता है लूप्स ऑफ हेनले के अंदर। हेनले लूप्स के अंदर वो एंटर करता है और हेनले लूप्स में जैसे ही एंटर करता है तो हेनले लूप में 2 आर्म्स होती हैं। उन आर्म्स के थ्रू पहली आर्म्स जो होती है वो अवरोही होती है, दूसरी आरोही होती है। तो पहली आर्म्स के अंदर यानी भुजा में केवल H2O का, यानी फर्स्ट जैसे ही सॉल्यूशन एंटर करेगा लूप्स ऑफ हेनले में, वहां पर H2O को ऑब्जर्व कर लिया जाता है या अब्जॉर्प्शन H2O का हो जाता है। और सेकंड पार्ट के अंदर लूप ऑफ हेनले में क्लोरीन का और सोडियम का अब्जॉर्प्शन हो जाता है।
इनके बाद में बचे हुए जो कंटेंट हैं या सॉल्यूशन जो बचा हुआ है वो एंटर करता है डीसीटी यानी कि डिजिटल कॉन्जुगेटिव ट्यूबल्स के अंदर एंटर करेगा। और जैसे ही ये डीसीटी ट्यूबल्स में एंटर करते हैं शेष बचे हुए सब्सटेंस या मटेरियल, तो वहां पर डीसीटी के अंदर 19% सोडियम का क्लोरीन का रीऑब्जर्वेशन होता है। गाइस यहाँ पर ये समझने की थोड़ा हम कोशिश करने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं। क्योंकि पीसीटी के अंदर 75% सोडियम का, पोटेशियम का एंड क्लोरीन का और कैल्शियम का ऑब्जर्वेशन हुआ है। ऑब्जर्वेशन किसका हुआ है पीसीटी में? सोडियम का, पोटेशियम का और कैल्शियम का। कितना? 75%। अब मैं डीसीटी की बात करता हूं। डीसीटी में 19%, कितना? 19% सोडियम रीऑब्जर्व होता है और 19% ही क्लोरीन रीऑब्जर्व होता है। तो गाइस ध्यान रखना, पीसीटी में तो क्या हो रहा है? 75% ऑब्जर्वेशन वाली प्रोसेस कंप्लीट हो रही है सोडियम की, पोटेशियम की और कैल्शियम का, जबकि डीसीटी के अंदर सोडियम और क्लोरीन का 19% ऑब्जर्वेशन होता है। बाकी जो बचा हुआ शेष कंटेंट है वो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू यूरेटर में चला जाता है, यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर में और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से होता हुआ बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। अब गाइस यहाँ पर हमें ये देखना है कि पीसीटी के द्वारा ऑब्जर्व किए हुए मटेरियल इस लिम्फ में आते हैं और लूब्स ऑफ हेलने के द्वारा भी ऑब्जर्व किए हुए कंटेंट किस में आते हैं? इस लिम्फ में आते हैं। और डीसीटी के द्वारा भी कलेक्ट किए हुए सभी के सभी किस में आ जाते हैं? लिम्फ में आ जाते हैं। अब धीरे धीरे इस कंटेंट का लेवल एनकरेज होता है, तो जो हमारी एफरेंट आर्टरियल्स है वो इन सभी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लेती है और बॉडी के ईच पार्ट तक उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है या बॉडी की ईच सेल तक उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। गाइस मैं इस नेफ्रॉन को एक बार दोबारा आपके लिए रिपीट कर दूं, क्योंकि ये थोड़ा मैंने जल्दी के अंदर आपको समझाया है। एफरेंट जो आर्टरी है वो यूरिया से युक्त ब्लड को ग्लोमेरुल्स में लाती है और ग्लोमेरुल्स के अंदर माइक्रो होल्स होते हैं, मेनी माइक्रो होल्स होते हैं। उनमें ऑल सब्सटेंस फिल्टर होके बोमन्स कैप्सूल में स्टोर हो जाते हैं और ब्लड एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू निकल जाता है। नेक्स्ट, ग्लोमेरुल्स से जो सब्सटेंस सनकर बोमन कैप्सूल में इकट्ठे हुए हैं वो जाते हैं पीसीटी ट्यूबुल्स में और पीसीटी ट्यूबुल्स में 100% ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, विटामिन सी का ऑब्जर्वेशन हो जाता है, जबकि 75% कैल्शियम का, पोटेशियम का, सोडियम का ऑब्जर्वेशन होता है। उसके बाद बचे हुए सब्सटेंस लूप्स ऑफ हेलने में चले जाते हैं। यहाँ पर H2O का और सोडियम का, क्लोरीन का, पोटेशियम का ऑब्जर्वेशन होता है या एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद में जो बचे हुए सेट कंटेंट हैं वो डीसीटी ट्यूबुल्स में चले जाते हैं। डीसीटी ट्यूबुल्स में 90% सोडियम का और क्लोरीन का ऑब्जर्वेशन होता है या एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद में जो बचे हुए मटेरियल हैं या बचा हुआ जो यूरिया है या यूरिन है वो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर चले जाते हैं, कलेक्टिंग डक्ट से फिर यूरेटर्स में और यूरेटर से फिर वो चले जाते हैं अपने यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा से होते हुए बॉडी से इसको एक्सेप्ट कर दिया जाता है। तो गाइस आज हमने नॉर्मली नेफ्रॉन के बारे में डिस्कशन किया है कि एनी डाउट्स जो भी आपको हैं वो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें और जो भी प्रॉब्लम्स आपकी हैं वो मैं शेयर करूंगा। यहाँ पर ध्यान रखना कि एफरेंट जो आर्टरी है मिक्स या इम्प्योर ब्लड को लेके आती है ग्लोमेरुल्स में, जबकि इफरेंट आर्टरीज जो है वो प्योर ब्लड को लेके जाती है। और बाकी जो कंटेंट यहाँ पर ऑब्जर्व हुए हैं पीसीटी के द्वारा, लूप्स हेलने के द्वारा, डीसीटी के द्वारा, उनको ऑब्जर्व करके उस एफरेंट आर्टरी के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है, ईच सेल और ईच पार्ट तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है।